खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात थे, माइंस एंड मिनरल बिल था और अफगानियों की उनके वतन वापसी, ये उनका बुनियादी तौर पर मौजू था। कुछ सियासी मामलात पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। 19 और 20 को जो उन्होंने इजलास बुलाया है उसके हवाले से भी बात की है, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है मिनरल्स के बिल के हवाले से, बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। और आज हमने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इनफैक्ट वो कल हुआ था, देखा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ है वो आवाम को मुंतकिल करने की बजाय उन्होंने बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए वक्फ करने का या उनको देने का ऐलान किया, जिस पर आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसे खुशाइन भी करार दिया, वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही साथ एक बड़ी दिलचस्प बात या बड़ा दिलचस्प दावा जो है वो हामिद रज़ा साहब की तरफ से सामने आया। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल बिल बलूचिस्तान में धोखे से पास है। वो कहते हैं कि जी एक तनख्वाहों में इजाफे का बिल कहकर लोगों को ये सामने प्रेजेंट किया गया और वो मंजूर हो गया, अंग्रेजी में था, एमपीएस को समझ नहीं आया और बाद में पता चला कि ये तो बिल कुछ और पास हो गया। क्या ये दावा दुरुस्त हो सकता है? इसके अलावा कई चीज़ें, कल की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है उसके हवाले से आज तक ज़राए से चल रही हैं। खान साहब ने क्या कहा है, अफगानियों पर के मामला पर भी उन्होंने क्या कोई बात की है, माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से तो कुछ चीज़ें कहीं वो हमारे सामने आ गई हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है कि खान साहब ने क्या हिदायत की हैं। ज़रा इस पर हम बात कर लेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो सुप्रीम कोर्ट में पहली हेयरिंग हुई है, 17 अप्रैल को दोबारा उस पर हेयरिंग होनी है, वो दरख्वास्त उन्होंने एक दिन पहले वापस ले लिया है समाअत से। 5 जजेस की जो दरख्वास्त थी ट्रांसफ़र के हवाले से, ये क्यों हुआ है, इन तमाम मामला में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, कल इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से जेल में मिले भी हैं। फैसल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। खेलदास साहब, शाहिद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के पहले प्रोग्राम के पहले समय में ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। शाहिद रिंद साहब, क्या ऐसा हुआ है बलूचिस्तान में? थैंक यू असद फॉर हैविंग मी इन योर शो। साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो दावा किया है, फिर मैं बतौर हुकूमत के तर्जुमान अगर कहूं कि ऐसे ही लोगों के ऐसे ही बयानात की वजह से जब कवानीन बनते हैं तो उन कवानीन को फिर हम आज़ादी सहाफत से जोड़ते हैं। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल पहली मरतबा पेश हुआ, उसका एक प्रोसेस होता है। 2 तरीकाकार हो सकते हैं। एक तो जैसे ही पेश होता है सूबाई असम्बली उसकी मंजूरी दे सकती है, या फिर एक मुतल्लिका जो कायमा कमेटी होती है उसके सुपुर्द किया जाता है, जिसकी सरबराही इस वक्त अपोजिशन के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर उसमें वो डिबेट होता है, फिर वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देती है, आया ये बिल ठीक है, नहीं है, गलत है। फिर उस कमेटी में ये डिस्कशन हुई और ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का इनिशिएटिव था। बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी और माइंस एंड मिनरल्स के जो मिनिस्टर हैं शोएब नौशरवानी, उन्होंने इस कायमा कमेटी की मीटिंग में माइंस ओनर्स जो एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों को बुलाया, बतौर ऑब्जर्वर भी और बतौर उनके स्टेक होल्डर भी। उनका इनपुट भी उस मीटिंग में लिया गया और उसके बाद कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह बिल मंजूर हुआ। अगर ये कहना, जो आपने पॉइंट दिया है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने उस पर एतराज मौलाना फजल रहमान साहब ने उठाया, मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम है, बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। जो भी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछगिछ करना चाहते हैं वो अपनी जगह पे एक मामला है, लेकिन गवर्नमेंट को अपना बिल मंजूर कराने के लिए जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना था वो ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ। उस ड्यू प्रोसेस से वेट होके ये बिल दोबारा असेंबली में आया। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले इस कमेटी के जो रुकन है, जो कि चेयरमैन भी हैं माइंस एंड मिनरल्स की मिनिस्ट्री की कमेटी के, उन्होंने दोबारा इसे बिल को पेश किया और उसके बाद इसकी मंजूरी हुई। अब अगर कल हम साहबजादा हामिद रजा साहब को कहें कि अपने इस दावे को साबित करें, तो 35 पंक्चर से शुरू होने वाले जो दावे हैं, उनका दावा इस बुनियाद पर है, वो कहते हैं एक रुकन असेंबली जो है उन्होंने ये बताया है कि उन्हें पता नहीं था। बहरहाल चलिए, मैं जरा शाहिद साहब वापस आता हूं, क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ने धरना खत्म किया है और पेट्रोलियम मसनूआत वाला मामला भी, मैं इस पर बात करता हूं। लेकिन पहले ये फैसल चौधरी साहब, कल आपकी इस मौजू पर इमरान खान साहब से बात भी हुई
और उन्होंने इस पर पूरी तरह से इस पर डिस्कशन करने और उससे मशरूत किया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तो ये समझते हैं अली मीर गंडापुर साहब के इसमें कोई वफाक ने कोई कदगन नहीं लगाई या उसके ऊपर कोई इंसिस्ट नहीं किया या अपना अथॉरिटी को थोपा नहीं है, बल्कि हमारी अथॉरिटी हमसे कोई नहीं ले रहा है। उनकी राय तो बड़ी वाज़ेह है, इस पर तो फिर इख्तलाफ क्या है पार्टी के अंदर? देखिए, इसमें जो माइन एंड मिनरल बिल का जो एतराज़ करते हैं उसमें भी थोड़ी सी ये कोताही है उनकी तरफ से कि अभी जिन शिकों पे एतराज़ है उस शिक वाइज जो है इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। ये बिल जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है। इमरान खान साहब ने कल बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि मुझे अली मीन साहब के साथ जो सीनियर क़यादत है KP की, ज़ाहिर जिसमें माइन एंड मिनरल के भी लोग होंगे जो उनसे मुतल्लिका वज़ीर हैं, सेक्रेटरी हैं, या जो सीनियर क़यादत है जुनैद अकबर वगैरह हैं और मुज़म्मिल असलम साहब हो सकते हैं, मतलब सीनियर क़यादत का उन्होंने कहा कि वो मुझे आके ब्रीफ देंगे, उसके बाद ये बिल प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। तो माइन एंड मिनरल बिल के ऊपर जो है काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात लोगों को हैं। एक तो ये बिल जो है कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि ये बिल जो है वफाक से आया है और ये बुलडोज कराया JUI ने भी इतराज़ उठाया, JUI ने भी ये कहा। तो ये एक बिल जब कंट्रोवर्शियल हो जाता है तो फिर उस पर बेहतर है कि आप आवाम को उसमें एतमाद मिल लें। देखिए, माइंस एंड मिनरल 18वीं तरमीम के बाद जो है ये सूबाई सब्जेक्ट बन गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा प्रवेल करते हैं, तो उन्हीं को प्रवेल करना है। तो आज जमीयत उलमा इस्लाम ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, आई थिंक ANP ने भी, और उस पर फिर PTI की बड़ी कैटेगोरिकल हुकूमत की पोजीशन जो है वो CM साहब अपनी दे सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे ये बिल मशरूत है इमरान खान साहब की नॉट के साथ। तो वो नॉट कल उन्होंने कहा कि एक तो पाबंदियां हटाई जाए, सियासी रफ़ाकार से मुलाकात से ब्रीफ किया जाए, और ये ब्रीफिंग जो है वो उनको दी जाए। और ज़ाहिर है वो ब्रीफिंग जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग होनी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो वो वहाँ पे बात के जीत के बगैर जो है अगर ये मंजूर होता है तो मेरे ख्याल में एक तो ये मंजूर भी नहीं होगा, सही, क्योंकि इमरान खान साहब का नॉट नहीं आया। तो इस पे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेंबरान के लोगों के, वो CM साहब को और उनके कैबिनेट को बिल्कुल उसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये वर्कर्स की भी डिमांड है और हमारी भी डिमांड। ठीक है खेलदार साहब, ये जो JUI का इतराज़ है वो भी यही है। वो कहते हैं कि जी मादनियात का जो बिल है ये वफाक ने भेजा है, और इस पर सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने भी ये कहा था कि जी ये चारों सूबों को एक ही तरह का बिल एक ही वक्त में एक ही जरा सोर्स से भेज दिया गया और कहा गया कि इसको पास करके भेजें। उन्होंने कहा कि इस तरह तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हकीकत है इसमें कि वफाक ने ये बिल भिजवाया है कि बस आप जैसे हमने भेज दिया इसको पास करके वापस भेजें? बहुत शुक्रिया असद साहब। देखें, जो भी है, मगर बिल पास तो उस असेंबली को करना है, जिस तरह बलूचिस्तान असेंबली ने किया है, जिस तरह बाकी असेंबलियां करेंगी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई बिलडोज तो नहीं कर रहा या उनको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही ना। बिल एक, मैं समझता हूँ, मुल्क के फ़ायदे में है, सूबे के फ़ायदे में है, और जो पाकिस्तान की तरक्की है, खुशहाली है, उस पर रुकावट क्यों आती है? इस किस्म की गुफ्तगू क्यों होती है जब भी कोई तरक्की की बात हो, जब भी कोई तामीर की बात हो? तो मैं समझता हूँ ये सूबे के भी मुफाद में है, मुल्क के भी मुफाद में है। अगर कोई सूबा, जिस तरह गुफ्तगू हो रही है कि किसी सूबे में किसी शक पे, जिस तरह फैसल चौधरी साहब ने भी बात की, वो कानून साजी करना उस असेंबली का इख्तियार है। वो असेंबली में डिबेट होता है, कानूनी प्रोसेस, जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ है। मगर कुछ लोग इंतशारी हैं जो हर चीज़ में इंतशार, हर चीज़ पे मुतालबा। मुझे बताएं, अगर इमरान खान की आज़ादी हो जाए तो बिल ठीक है, अगर इमरान खान आज़ाद नहीं है तो ये बिल सही नहीं है। मुझे क्या ये इसमें चलिए तो आप कह सकते हैं ना खेलदार साहब के वो सियासत करते हैं हर मामले में, लेकिन ये तो JUI का एतराज है जो मैंने आपके सामने रखा है। वो कहते हैं कि जी ये वफाक ने भेजा है, सियासत नहीं करते। तो आप ये कह रहे ना कि क्या JUI का ये दावा गलत है कि ये वफाक ने भेजा है? असद साहब, सियासत करे अच्छी बात है, सियासत कोई बुराई चीज नहीं है। सियासत का नाम, खिदमत का नाम है ना सियासत। ये सियासत नहीं है, ये इंतशार है, ये फसाद है, ये रुकावट है मुल्क की तरक्की में जो ये कर रहे हैं। कौन सी सियासत है इनकी? इनकी सियासत तब होती है कि जब एक शख्स को बाहर निकाला जाए, मुतालबा रखा जाए। इसकी बहन जो अलीमा खान करती है कि इसको बाहर उससे जोड़ा जाए। जब कोई डिग्निटी आती है आप उसका रास्ता रोकते हैं, वो फिर कहते हैं बानी PTI को छोड़ा जाए।
जब कोई असेंबली में कानून बनता है, कहते हैं बानी पीटीआई को, जब कोई सिक्योरिटी काउंसिल की बानी, कौन से कानून ने दुनिया में ये कानून है? कोई ये मुतालबा करता है? और मुल्क में सिर्फ इसी मुल्क में यही एक इंतशारी पार्टी इस किस्म के मुतालबात करती है। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो हमने क्या बिजनेस असेंबली का या मुल्क की कानून साजी में हमने रोक दिया था? क्या जब अपोजिशन लीडर खुद जेल में थे, पीछे हमारी जो क़यादत अवेलेबल थी, क्या हमने कोई मुल्क के जो इस तरह के फैसले थे अपना किरदार रोक दिया था? आप तो ये इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेनकाब हो चुके हैं कि ये मुल्क के खिलाफ किस तरह ये अपनी सियासत जो अपनी लेकिन मैं आप ये बात नहीं बता रहे, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने तो पीटीआई का आपसे पूछा ही नहीं है, मैंने तो जेयूआई का पूछा है। आप सारी तनकीद कर रहे हैं पीटीआई पर, आप जेयूआई पर तनकीद करें अगर करनी है, या उनके उस पर रद्द-ए-अमल दें। वो कह रहे हैं कि जी विफाक ने भेजा, आप बताएं ना। कामरान मुर्तजा ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखें, जेयूआई एक जमात है, उनकी अपनी एक लाइन है, वो एक अपोजिशन में बैठी हुई जमात है। वो अगर जो भी बात करती है वो उसके रोज जिम्मेवार हैं। उसको हक है कि अपनी बात करें, इनको भी हक है अपनी, हर कोई अपना जो नुक्ते नजर है पेश कर सकते हैं, मगर ये नहीं कर सकते कि ये इसको छोड़ा जाए, इसको वापस लिया जाए। ये नहीं हम करने देंगे। ये अगर किसी को बिल पास नहीं करना है ना करें। कौन कहता है इनसे जबरदस्ती? वफाक ने की है? कोई किसी ने आके इनको कहा है कि ये पास करो? कोई बंदूक के जोर पे ये हो रहा है? नहीं, ये आईनी और कानूनी तरीका है, जमहूरी अंदाज से हो रहा है। और जमहूरियत में कानून साजी असेंबली का इख्तियार है। ठीक है, चले। अगर कोई वहां पे अभी कुछ देर में कोई इख्तिलाफ है तो बात कर सकता है। अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ आएंगे, जरा उनका मौके भी इस पर ले लेंगे। लेकिन अभी शाहिद रिन साहब एक दो चीजों पर जरा मुझे और बता दें कि ये पेट्रोलियम मसनूआत का मामला वज़ीर आज़म साहब ने कल ऐलान किया। पहले मैं आपको सुनवा भी देता हूं। उन्होंने कहा कि जी थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा, कमी आपको पास ऑन हो रही है, मसनूआत कम हो गई हैं। पिछली मरतबा उन्होंने पास ऑन नहीं की थी, कई मरतबा कीमतें कम हुई हैं, अब तो बहुत नीचे आ गई हैं आलमी मंडी में। कल उन्होंने क्या ऐलान किया पहले वज़ीर आज़म साहब ने, जरा पहले वो सुन लें। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि कम होने जा रही हैं, शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये कम नहीं कर रहे, हम ये जो बचत है ये बलूचिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं। सुनिए जरा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नजर कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। इस पर आज बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने इसको सराहा भी है। लेकिन तनकीद इस पर ये हो रही है कि पूरे पाकिस्तान को, जो कि ऑलरेडी ज़ाहिर है महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे हैं, शाहिद रिन साहब, यहाँ पे सब लोग पेट्रोलियम मसनूआत के बहुत ज़्यादा आलमी मंडी में बढ़ जाने से जब पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ गई तो कई लोगों ने बहुत सफ़र किया है और महंगा पेट्रोल वो चला रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि आलमी मंडी में कम हो तो फिर हम इसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये फ़ायदा एक सड़क बनाने के लिए बलूचिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान का हक है यकीनन, लेकिन वो दूसरे सोर्सेज से, तनकीद ये हो रही है कि वो दूसरे सोर्सेज से होना चाहिए। ये सड़कों की तामीर और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्यों हर शख्स अपना पेट काट के एक सड़क पर पैसे लगाए? थैंक यू असद, आपने ये सवाल रखा, लेकिन उससे पहले माइंस एंड मिनरल्स के बिल पे जो डिबेट हो रही थी, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट उस पे क्लैरिटी के लिए, जो एक तासुर बन रहा है कि कोई वफाक की तरफ से जो चीज भेजी गई और मनोवन उस पे जो है बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली ने उस बिल को मंजूर कर लिया, उस तासुर को दूर करने के लिए एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन। लाजमी सी बात है, जैसे कि अल्दास साहब ने कहा, जहां भी मुल्क को जरूरत होगी, रियासत को जरूरत होगी, पाकिस्तान को जरूरत होगी, तो जो भी कानून बनना होगा वो बनाया जाएगा। जरूर गाइडलाइंस वफाकी हुकूमत की भी आती हैं, सूबाई हुकूमतों का राब्ता होता है, चाहे वो IMF का मामला हो या कोई और मामला हो, तो गाइडलाइंस जरूर हमारे पास आई थी। लेकिन इस बिल में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ सरफराज भुट्टी साहब और उसके अलावा वजीर जो माइंस एंड मिनरल्स के हैं शोएब नौशरवानी साहब, उन्होंने लोकल स्टेक होल्डर्स माइंस ओनर एसोसिएशन को बुलाया, उनकी जो इनपुट थी उसे इस बिल में का दावा गलत है।
तो कोई ऐसी चीज खुदा ना खास्ता नहीं है कि हमें कोई ड्राफ्ट भेजा गया और रबर असेंबली ने उसको मंजूर कर लिया। ये ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जहां जहां हमें अपने सूबे के मफादात को सेफगार्ड करना था वो उस बिल में सेफगार्ड किए गए। एक और कॉम्परस सियासी रहनुमा ने भी इस पे कुछ दावे किए, आइंदा आने वाले दिनों में हम उनको भी जवाब देंगे। अब दूसरा पॉइंट आपका जो है, आपने जो सवाल किया, आपके लिए असद बिल्कुल ये एक सड़क हो सकती है, एक आम आदमी के लिए ये एक सड़क हो सकती है, लेकिन जितने अफराद दहशतगर्दी में बलूचिस्तान में नहीं मरे उससे ज्यादा इस सड़क पर हादसात में मर चुके हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि किसी और मत से, देखें हमें सबको पता है इस वक्त फाइनेंशियल जो रिस्ट्रेंट्स हैं हमारे ऊपर, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, कोई ऐसी नई चीज हमारे पास नहीं है जिसके नतीजे में जो हमारे कुछ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कच्ची कैनाल हो या क्वेटा कराची शाहराह हो, वो प्रोविंशियल पीएसडीपी हमारे पास इतना नहीं है जिससे सूबाई हुकूमत बना सकती हो। अगर बना सकती होती तो कभी भी ये सूबाई हुकूमत वफाक का इंतजार ना करती। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस तरीके से कोशिश की है कि गवर्नेंस के बहरान को काबू पाए और जो 210 अरब रुपए सूबे में मौजूद हैं उन्हें कोशिश करे कि 100% खर्च करे, तो ये हम अपने वसाइल से जरूर बनाते, लेकिन इतनी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे जिस पर हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की। और फेडरल गवर्नमेंट को वी आर थैंकफुल द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर बोथ जिन्होंने ये फैसला लिया। सही है, लेकिन इसमें सर दूसरा सवाल ये ना, जो कि मैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन फैसल साहब ये पीएसडीपी का 1100 अरब रुपए का बजट होता है, हुकूमत के पास 10 चीजें हैं मैनेज करने के लिए, वहां से निकाल के दे सकती थी। आपके ख्याल में ये कैसा इनिशिएटिव है? देखिए सड़क का मसला तो बहुत है, हमारा भी मसला है, हमारी सड़क भी नहीं बन रही है और हमारी सड़क जो है उसके ऊपर जो हादसात होते हैं, पंजाब खान वाली सर, पिंडादन खान जीटी रोड पे भी बड़े हादसात होते हैं। गुजारिश ये है कि ये जो बलूचिस्तान में पैसे जाते हैं जाते कहाँ हैं, पहले तो आप उसका हिसाब दें। आप हमारा हक मार के पूरे पाकिस्तान का आप सड़क बना रहे हैं, तो फिर आप ये बताइए कि पंजाब का, सिंध का, एक मिनट सर, शायद रैन साहब इजाजत दीजिएगा सर आप बात करने की। आप हुकूमत बात ही नहीं सुनती, पता नहीं क्या मसला है ना। वो कोस्तानी साहब भी, उनकी भी हवास बाख्तगी पे अभी मैं बात करूंगा। गुजारिश ये है कि सर कि ये जो मसाइल हैं सेहत के, कम्युनिकेशन के, तालीम के, ये तो पूरे पाकिस्तान के मसले हैं। पाकिस्तान में बाकी जहाँ दूध और शहद की नहरें कहाँ बह रही हैं, पहले तो बात यह है कि पहले तो आप हिसाब दें, अरबों रुपए आपका सरदार खा गए हैं, हुकूमत वफाक पैसे देती है, कहाँ पे जाते हैं, आम बलोचियों पे क्यों नहीं लगते? जो बलोचिस्तान का वहाँ पे मामला वो सियासी मामला है, ठीक है, उसको आप पैसे देंगे, पैसे फिर खाए जाएंगे। क्या गारंटी है कि आप ये सारे पैसे जो है ये लेंगे? और वज़ीर आज़म साहब ने, ये वफाक का काम है कि जो पूरे पाकिस्तान को छोड़ के आप जो हैं ये एक सूबे के अवाम को दे रहे हैं, तो कल फिर दूसरे सूबे भी मांगेंगे आपसे, फिर आपका हिस्सा काटा जाएगा, तो फिर आप कहेंगे जी देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो पीएसडीपी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, एनएफसी अवार्ड है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, वहाँ पे बैठिए, उनसे बात कीजिए कि आप ये जो जितने फंड्स आते हैं, आपको पता है जो मसला ये है जिसके ऊपर ये कोई भी बात नहीं करता, उसकी वजह के सीएम्स जो हैं वो मास्टर एक्सचेकर हैं, वो अरबों रुपयों के फंडों के ऊपर बैठे हुए हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे चले जाते हैं सूबों के पास, सूबों से आगे पीएसडीपी अपना पीएफसी होता नहीं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता नहीं है। तमाम जिलों को अपनी चीफ जो है वो मर्जी से उनकी डिस्क्रेशन है तमाम चीफ मिनिस्टर्स की, वो होने नहीं देते। आप एनईसी में जाएं, आप जो इसका प्रिंसिपल बात है, आप कहें कि जो एनएफसी अवार्ड को सब्जेक्ट करें पीएफसी के साथ, कि यानी हर सूबे का, हर जिले का जिसको रिस्पेक्टिव फंड मिले, उसे आपकी पीएसडीपी भी यूटिलाइज करेगी। जो आपके फंड अवेलेबल हैं उनको आप बजाय कि याशियों पे खर्च करें या आप उसको बड़ी कैबिनेट पे खर्च करें, आप उसको यूटिलाइज करें ना, पहले आपकी उसकी यूटिलाइजेशन की बात करें। नाउ कमिंग बैक टू कोस्तानी साहब, वफाकी हुकूमत की जो हवास बाख्तगी है वो कोस्तानी साहब उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। कैसे? यानी सवाल आपने JUIF का पूछा, वो उनको और कोई बात आती नहीं है, वो एक ही रट लगाते हैं, सुबह उठते हैं। इस किस्म की जो अगर हुकूमत हमारे ऊपर जो वज़रा हैं, ये आप उनकी देखिए ना कि उनकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है कि सवाल गंदम, जवाब चना, फिर जवाब चना, फिर जवाब नदारत। शर्म आपको आनी चाहिए। लफ्ज़ तो मैं भी बड़े सख्त इस्तेमाल करता हूँ, कोस्तानी साहब के लिए एहतराम है, मैं उनके लेवल तक तो नहीं जाऊँगा। तो अगर मैं शर्म दिलाना शुरू करूँ आपको, तो फिर फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने पे आपको शर्म आनी चाहिए, फिर आपको लोगों का मैंडेट चुराने पे शर्म आनी चाहिए, फिर आप जिस बेशर्मी के साथ, आप अक़लियत के साथ अक्सरियत पे बैठे,
उन पर शर्म आना चाहिए। जिस तरह से आपने पाकिस्तान को 40 साल में लूटा है और बाहर अपनी जायदादें बनाई हैं, उस पर शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से पीडीएम की पहली हुकूमत ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया और वो कंटिन्यू इकॉनमी का डिबैकल अभी भी शुरू किया है, जो आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालत के ऊपर वारदात डाटी, उस पर शर्म आनी चाहिए। अगर मैं शर्म दिलाऊं तो पूरा प्रोग्राम आपका निकल जाएगा। सो जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो बराए मेहरबानी वो इस्तेमाल किया करें जो कि दूसरा उसको फिर अगर आपने ऑफेंड करना है तो सर एक तो मैं ऑफेंड होऊंगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरा जवाब दूंगा। दिस इज नॉट द वे। आपसे सवाल पूछा माइन एंड मिनरल का बिल, JUIF का एक मौकफ है, PTI का एक मौकफ है। आप उसका सियासी जवाब देने के बजाय जातियात पे हमले करते हैं। आप जो है आपसे सवाल करें, आप सीखपा हो जाते हैं। आप शायद ऐसा फरमा रहे हैं कि जी हमने माइन एंड मिनरल पता नहीं वो जो लेबर यूनियन कौन सा, और भाई आप उनकी माइनों के लाइसेंस कैंसिल करने के उनकी जरूरत है, आप वो आप कैसे करें। इशू ये है कि जब आपने कोई चीज ट्रांसपेरेंट रखी ही नहीं है, ठीक है, आपने कोई चीज को जो है साफ रखा ही नहीं है। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी तनख्वाहों का बिल दिखा के पास कर दिया, खैर मैं भी उससे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ इस आर्गुमेंट से, क्योंकि उर्दू में भी आता है, लेकिन आता है, उसका टाइटल होता है, वो अनाउंस किया जाता है। नहीं, उसकी वजह ये पता असद, मैं भी एक बात देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात करने का दूं, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव बैठाए गए ना फॉर्म 47 के, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, उनकी दिलचस्पी नहीं है। दैट्स व्हाई लेजिस्लेशन वहां पे जो आप भेजेंगे वो हो जाएगी। 26वीं तरमीम कैसे हुई है? क्या क्या लोगों को भूल है कि ये पूछे आपको सानी साहब से कि माइन एंड मिनरल बिल में है क्या? आप एक शेख ये बता गए तो आप मेरी बात आप चलिए मैं उनसे पूछता हूं, लेकिन रहीन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हाजी गुलाम अली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको फिर मैं उनकी तरफ आता हूं। शायद रहीन साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? असद फैसल ने जो एक पॉइंट उठाया, 2 पॉइंट्स उन्होंने कि हमारा हक मारकर बलूचिस्तान को ये इशारा दी जा रही है। आज चीफ मिनिस्टर ने पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया इसलिए अदा किया है कि हम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। अगर इससे पहले ऑरेंज ट्रेन बनी पंजाब में, हमने किसी सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान की उस पर कोई एतराज नहीं उठाया। डेवलपमेंट हर जगह का हक है और इक्वलेंट हक है। और दूसरा एक पॉइंट फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सरदारों को पैसे दिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता आपका जो 2018 से 23 का दौर था, बताएं अपने किस सरदार को कितने वोट के बदले पैसे दिए थे। उनके जो डेवलपमेंट फंड्स थे, ये आपके दौर में जरूर हुआ, इस बलूचिस्तान ने देखा, रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉम्परस्ट सियासी जमात को पॉलिटिकल ब्राइब दी, ये रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं। आज हमारी इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसमें 10 चीजों पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि किसी सरदार को कोई पॉलिटिकल ब्राइब दी गई है। अच्छा, मैं वेरी क्विकली, शायद साहब ने बात की है, देखिए ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बिल्कुल एक रिडिकुलस मंसूबा। शहबाज शरीफ साहब ने अपने सिर्फ जाती 1600 अरब रुपया सिर्फ लाहौर पे लगा। आप शायद साहब लाहौर को छोड़िए, आप लाहौर की जरिए बाजियों में चली जाइए, आप हमारे इलाकों में आइए, जो तबाही इन्होंने वहां पे की है। हमारे इलाकों में तो आपकी तरह सड़कें नहीं है। असद को पता है, नहीं सर एक मिनट, असद को पता है हमारे इलाकों में दवाई नहीं है, हमारे इलाकों में एजुकेशन में स्कूल नहीं है। ये सारा जो आप नया एयरपोर्ट और ये देखते हैं ना, जो लाहौर में 1600 अरब रुपया लगा है, पंजाब का तो हक लाहौरियों ने हमारा आर्गुमेंट ये है ना जी कि फिर इस तरह से सिंध भी कहेगा कि हमारी PSDP से या पूरे पाकिस्तान से लेके तो नहीं बनाया गया ना जो भी मंसूबे। चलिए मैं ये पॉइंट है सर, एक ब्रेक लेना उसमें फैसल चौधरी साहब आप एक कौमी जमात के रहनुमा है, मेरी सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का जवाब दे दें, आपके सूबे में कितने किलोमीटर मोटरवे है? सर अगर आप लोगों की हुकूमतों ने नहीं बनाई तो सर मुझे ये बता दीजिए उसमें हमारा क्या कसूर है सर? फिर आप हमारा पेट काट करके अपनी सड़कें सर हमारा तो एतराज होगा। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शायद एतराज करने का हक तो हम बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मसला ये ना कि एक आर्गुमेंट फिर सिंध भी कह सकता है, सिंध कह सकता है कि जी पेट्रोल में आप और 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें और हमें जो है वो ये सखर हैदराबाद मोटरवे नहीं काफी अरसे से बन रही, ये बना दें, या पूरे सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, खंडर बना हुआ है सिंध, वहां की सड़कें बना दें। पाकिस्तान टबैको कंपनी का टैक्स हमें दे, हमारी सड़कें बन। तो अब ये आर्गुमेंट इसका क्या जवाब होगा? लेकिन चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। बहुत सारी चीजें खेलदास साहब के लिए कह दी हैं, फैसल चौधरी साहब ने, खेलदास साहब ने यकीनन उसका जवाब देना है। शायद इन साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाजी गुलाम अली साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। ब्रेक के बाद आप
आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाजी गुलाम अली साहब, आपको भी खुशामदीद प्रोग्राम में। लेकिन मैं पहले खेलदार साहब, आप चाहूंगा कि आप जरा जवाब दे दें जो चीज़ें फैसल साहब ने कही हैं, और फिर साथ ही साथ आज अफगान मुहाजिरीन के हवाले से, उनको वापस भेजने की पॉलिसी के हवाले से खासी तनकीद की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि अभी तक फैसल चौधरी साहब का एतराज़ यह है कि आप JUI पर एतराज़ नहीं कर रहे या उनके बयान पर तनकीद नहीं कर रहे, आप सारी तनकीद सिर्फ PTI पे कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे। जी देखें, JUI एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक नुक्ता नज़र है, उनका हक है, जमहूरियत है, वो कोई भी अगर बात करते हैं, कोई इख्तलाफ राय करते हैं, ये उनका हक है। ये हक PTI को भी है, मगर ये हक हम PTI को नहीं देंगे या ये उनका मुतालबा नहीं मानेंगे कि बानी PTI को आज़ाद किया जाए तो बिल पास किया जाए। इस तरह की ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। बानी PTI को बोला, मैंने ये बात की है तो ये मैंने कौन सी गलत बात की? अलीमा खान ने पता नहीं कौन सा ख्वाब इन्होंने कहा कि किस तरह की बात करें। नहीं, फैसल साहब आग बगोला हो रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है, वो कह रहे किस तरह की। कोहिस्तानी साहब किसने बात की? अलीमा खान ने अरे तो बहन जो है भाई की रिहाई की बात नहीं करेगी तो क्या कहेगी? अंदर रखो, आप इनसे जरा बाहर निकल आए तो जी सर, मैं भाई साहब आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट इससे बाहर निकल के लॉजिकल जवाब दें। अदालतों से जाके करें, जो JUI ने इंसाफ जाके मांगे ना, अदालतों से इंसाफ, अदालतों से इंसाफ जाके मांगे। ब्लैकमेलिंग करेगी रियासत के मामले पे, सूबे के मामले पे तो नहीं है, तो इनकी ब्लैकमेलिंग उसकी बहन हो या उसकी कोई उनका आपको किसी ने गलत ख्वाब बता दिया है, वो सर। गलत। लेकिन चलिए, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई मांग रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने कल जो मुलाकात के बाद कहा था, उन्होंने कहा था जी बिल्कुल उन्होंने किसी से बातचीत अपनी रिहाई के लिए करने के लिए कहा ही नहीं है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। लीडर, पार्टी का ओहदेदार किसी सूरत में दूसरे ओहदेदार के खिलाफ किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मीडिया पे या पब्लिक में नहीं देगा। इसका सख्ती से मुमानियत होगी। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया है। तो ये उनका मौक़िफ़ है कि मैं तो अपनी रिहाई के लिए किसी को मुज़ाकरात करने के लिए कह नहीं रहा। चलिए बहरहाल मैं जरा हाजी साहब की तरफ आता हूँ। हाजी गुलाम अली साहब, असद साहब मुझे एक मिनट दे दें। असद साहब मुझे एक मिनट दे दें। मिनरल बिल के हवाले से क्यों आप समझते हैं? हाजी साहब अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट मांग रहे हैं खेलदार साहब, दे दूं? दे दे जी, दे दे पूरा जी कहिए खेलदार साहब। असद साहब मेरी बात सुने। PTI एक टूटी फूटी तितर बितर जमात है, उसके 100 लीडर हैं, 100 बातें हैं, आप कौन सी बात चलाओगे? PTI तो फैसल चौधरी साहब जैसे जो वकील है, जो उनके लायल है इमरान खान, उसको भी तस्लीम नहीं करती। PTI के बुशरा बीबी का अलग ग्रुप है, अलीमा का अलग ग्रुप है, बैरिस्टर गौर का अलग ग्रुप है, उमर अयूब का अलग ग्रुप है। तो इतने ग्रुप्स हैं, तो इनकी आप किस बात को आप डिबेट का हिस्सा बनाएंगे? हमारी पार्टी का मसला, आप बात वो करें तो हम आप हमारा कौमी चैनल पे बैठ के इतना वक्त जाया करते हैं कौम का हमारा। मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये सियासी जमात बने, ये हुजूम ना बने। ये मैं जवाब दूंगा, ये हुजूम ना बने, एक जमात बने। चलें, सही है सर। अब मुझे जरा हाजी साहब की तरफ आने दें। हाजी गुलाम अली साहब, सर ये दोनों चीजों पर जरा पार्टी का खुलकर मौक़िफ़ बयान करें। माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से क्या एतराज है? क्या ये कि ये वफाक ने भेजा है, ये टेक्निकली भी उस पर कोई एतराज है, उसमें कोई गलती है, उसमें कोई खराबी है, वो मुल्क के मुफाद में नहीं है, वो सूबे के मुफाद में नहीं है? क्या मसला है, क्यों उस पर एतराज उठा रहे हैं, और ये मुहाजिरीन वाले इशू पर क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में कुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायद आपको तमाम इत्लाई हो। जी हमने देखी है। नंबर 1 ये कि अफगान मुहाजिरीन पर हमारी जमात का जो मौक़िफ़ उसने बयान किया, जी हाँ, यानी हम वो मौक़िफ़ हमारा ऐसा है कि हुकूमत को एक तजवीज़ थी कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, अगर हमारा अफगानिस्तान से आजकल कुछ हालात अच्छे नहीं हैं तो हम इन महाजरीन को जो यहाँ पर 40 साल से रह रहे हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन और MBBS और डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं,
तो उनको अगर कोई खुद जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ पे 40 साल का सिला ऐसा ना दे कि हम यहाँ पे जोर से तोहफम ले जाएं और वहां एक गिलास पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर कहे कि हमने ये कर दिया। इसलिए कि हम कहते हैं कि ये हमारी सरहदात जो है अफगानिस्तान के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, ये नेबर चेंज नहीं होते, नेबर नेबर ही रहेगा। तो हम आज ऐसा कोई काम ना करें, अगर करे तो इसको शाइस्तगी से और अपने मुल्क की सियासी क़यादत के मशावरत से ऐसे इशू पर मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातें एक पेज पे होंगी। अगर आपस में मशवरत हो जाए तो फिर लोग समझ जाएंगे, क्योंकि फिर हम रियासत का साथ देंगे और रियासत जो फैसला करेगी और उसमें मुल्क और कौम की खैर और तरक्की होगी तो हम मौक़िफ़ अपनाएंगे। तो अगर एक सियासी जमात के और एक मुल्क के बड़े कदावर सियासी शख्सियत अगर ये मुतालबा करती है कि एक मशावरत होनी चाहिए, ये चीजें इस तरह नहीं इस तरह होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में इस पर हुकूमत को बड़ापन दिखाना चाहिए, नंबर एक। बिल्कुल ठीक। सेकंड, तो आपने क्वेश्चन किया, आज मौलाना साहब ने भी किया, इस पर देखो तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक है, तमाम सियासी जमातें के 18वीं तरमीम जो के पास हो चुकी है, आईन का हिस्सा बन चुकी है, आईन के दायरे में रहते हुए वफाक को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो किसी भी सूबे के फंड, मिनरल या और मादनियात उस पे कब्जा करे। पहले मुल्क में एक ज़हनसाजी हो रही है, अफरा तफरी है, अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, और उसमें हम ऐसे करें। और फिर इस मुल्क की मैं अपनी बदकिस्मती समझता हूं कि जिस चीज से दुश्मनी उभर रही है, हम उस चीज को पार्लियामेंट में बहस के लिए नहीं छोड़ते, कहते हैं कि पास पेश कर दिया और पास कर दिया। देखिए, इसमें अगर 10-15 दिन बहस हो जाए तो कुछ अच्छी तजावीज भी आ सकती हैं, कुछ बुरी तजावीज वापस भी ली जा सकती है, सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से अट भी सकती है, हुकूमत उसका मौक़िफ़ सुन भी सकती है। लेकिन ये हम परेशान हैं कि पिछले 1 साल से और इससे पहले 1 साल ऐसा एक फिजा बन चुका है कि किसी को पता नहीं कि बिल पेश कौन कर रहा है और पास कौन कर रहा है। सही है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर को आप बिल पढ़ने भी नहीं देते, तो इस पार्लियामेंट की वजूद की क्या बलूचिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है हाजी साहब? बिल्कुल ऐसा हुआ है। अच्छा, 3 मिनट में बिल पास हुआ है, 3 मिनट में। चाहिए अभी, लेकिन अभी तो हमें तर्जुमान बता रहे थे कि बहुत इस पर सैर हासिल बहस और गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसमें इस पर हमने मतलब जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है, उसने अपनी जमात जिसने वायलेशन की उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। इस तरह एनपी ने भी कहा, बाकी सियासी जमातों ने भी कहा, इधर भी हम कहते हैं। देखिए, पीटीआई की हुकूमत है हमारे सूबे में, हमारा उनके साथ हज़ार इख्तिलाफात, लेकिन सूबे के हकूक के लिए हम जिसकी भी हुकूमत होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अब इसमें मामला यह है कि माइंस एंड मिनरल वाले पे तो फैसल चौधरी साहब, खान साहब का मौक़िफ़ आ गया, कल आप लोगों ने दिया भी है, लेकिन क्या मुहाजिरीन के इशू के ऊपर कोई खान साहब से बात नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हुई, और उन्होंने ये बिल्कुल ओपनली कहा। आज मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, तो खान साहब ने ये कल ही कहा कि ये जो एक रेजोल्यूशन लाए नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में, जिस तरीके से अफगान महाजरीन का इशू डील हो रहा है, उन्होंने कहा कि किसी को इक़्तिदार के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए जो कि आप अफगान महाजरीन को, जो बिल्कुल सही बात करें कि जो यहाँ पे पले हैं, बड़े हैं, जो लीगलाइज हैं, जिस तरीके से उनके साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। तो इसीलिए आपने देखा कि उसमें वज़ीर आला अली अमीन का भी एक मौक़िफ़ आया और उन्होंने कहा कि डेलीगेशंस जो हैं हमारे, हमें उन्हें बात करने की इजाज़त दी जाए वफाक की तरफ से, क्योंकि हमारा तो देखिए केपी का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, और बहुत लंबा बॉर्डर है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। फिर एथनिक जो है वो एक अक्रॉस द बॉर्डर जो है रिलेशंस हैं, ज़बान एक है, कल्चर एक है, ट्राइब्स हैं,
उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनकी अजीज़दारियाँ हैं, और बहुत सारे जो माशरती और माशी जो मफादात हैं उनके एक दूसरे के साथ, तो इस चीज़ को सामने रख के बात करनी पड़ेगी। इस तरह से गुलाम अली साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी तायद भी करता हूँ। और कल इमरान खान साहब ने भी अपनी जो हमसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा कि इसको जो है फौरी तौर पे रेजोल्यूशन लेके आना है प्रोविंशियल असेंबली में, और अफगान महाजरीन को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है हम इसको डिस्करेज करते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपना उस पर पूरा मौक़िफ़ रखे, और इसके ऊपर जो इशू है उसको वफाक को भी इंडल्ज कर जिस तरह से भी करने की ज़रूरत है, जिस भी अथॉरिटी को, तो इसके ऊपर जो है वो भी बिल्कुल खान साहब का मौक़िफ़ आया। उसके साथ साथ एक और बात भी मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि कल इमरान खान साहब ने जो अपोजिशन इत्तेहाद का, क्योंकि ये यूआई साहब के भी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस मौके के ऊपर ये क्लैरिफिकेशन भी हो जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब में जो है उन्होंने बहुत तफज़ात का इज़हार किया, और वो जायज़ बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये तासुर आया हमारी जमात में से कुछ लोगों की तरफ से बातचीत हो रही है कि शायद इमरान खान साहब ने टास्क दिया है इस्टेब्लिशमेंट से, और फिर उससे ये तासुर हुआ JUI में स्पेसिफिकली और अपोजिशन इत्तेहाद में कि शायद एज ए बेट यानी इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेशर क्रिएट करके इस्टेब्लिशमेंट से हाथ बढ़ाने के लिए बात करते। तो इमरान खान साहब ने कल इसकी कथित तौर पर नफ़ी की है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को टास्क नहीं दिया है, और ना ही मैं अगर डील करना चाहता तो मैं 2 साल पहले करता, क्योंकि 3 साल चुप रहने की ऑफर मुझे आई थी कि आप चले जाएँ, 3 साल बाद जो है आप पॉलिटिक्स कर लीजिएगा। तो जब मैंने वो नहीं की तो मैं अब क्यों करूँगा। PTI एक बहुत बड़ी जमात है, PTI पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, आवाम हमारे साथ है, हम हरगिज़ कमज़ोर नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद जो है PTI के बगैर बिल्कुल जो है वो कारगर साबित नहीं होगा। इसी तरह से JUI का भी जो है मामला मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि इनका होना भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन PTI के बगैर। तो आप कह रहे हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात JUI के थे उस पर कैटेगोरिकली कह दिया कि जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी, ना किसी को टास्क दिया है। लोग अपने से ही बात करना चाह रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ये हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। आपने बात करनी है उसमें मेरे केसेस, मेरी रिहाई, ये मेरे मुकदमात नहीं हो। अगर आपने किसी ने उन्होंने कहा हम बात कर लें, तो उन्होंने कहा जी आप बात कर लें, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है कि ये बात किसी तरफ चलेगी। तो ये बात जो है वो फिर लोगों ने ज़ाती तौर पे एक अपनी टास्क किसी ने नहीं दिया। तो जो JUI और दूसरी अपोजिशन जमातों का भी वासद कैसे साहब कोई उनकी खानगी मजबूरी थी, वो बाहर हैं, वो अभी आ जाएंगे। तो ये इत्तेहाद का मामला भी तेज़ी से उन्होंने आगे बढ़ाने का इंदिया भी दिया है, और ये बैरिस्टर गौर साहब को उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी जो ट्वीट थी उसमें असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब को ये टास्क दिया गया था कि आप अपोजिशन इत्तेहाद से राब्ते बहाल करें और फौरी तौर पे जो है करें। क्योंकि आपको याद होगा कि जब असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ तो मौलाना साहब भी तशरीफ लाए थे, उसमें हम मौजूद थे। एक मुश्तरका अलामिया जो है वो तैयार हुआ था, उस अलामिया का ये दबाव हुआ कि मौलाना साहब के पास फिर वज़ीर आज़म साहब गए। तो मैं ये JUI के अकाबरीन से ये कहूँगा कि आप अपने जमात को ये जो एक तो इमरान खान साहब जेल में है, इंफॉर्मेशन का फ्लो अनलिमिटेड होता है, एक तो वो जहन में रखें, थोड़ा सा मार्जिन दें, दूसरा मार्जिन भी देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि PTI और JUI और दूसरी अपोजिशन जमातें मिल के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, तो इसको ओपन रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलें इसका तो मैं हाजी साहब से जवाब लूंगा, लेकिन खेलदा साहब पहले ये आपके जो एतराज़ात हैं कि ये बातचीत करना चाहते हैं, ये अपनी रिहाई करना चाहते हैं, ये रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए टास्क दे रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या क्लियर होता है यहाँ पर आपके जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं या हुकूमत के कि ये जो बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये वाज़ेह हो गया है कि कोई बातचीत PTI नहीं करना चाह रही या इमरान खान साहब? देखिए, इमरान खान पहले दिन से बातचीत चाहता है, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से जो है बातचीत करना चाहता है, इमरान खान डट के लेटा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। वो लेटा भी हुआ है, डट के लेटा हुआ है, और बात करने के लिए मिन्नते तरले भी करता है और ब्लैकमेलिंग भी करता है और सोशल मीडिया को इस्तेमाल इदारों के खिलाफ करता है, और बिल भी पास करवाता है, लॉबिंग हायर करके जो कुछ इस मुल्क के खिलाफ, इस इदारों के खिलाफ किया, ये सारे काम इन्होंने किए। मगर मुझे ये बताया जाए कि PTI का कोई भी शख्स, क्या आइन ये इजाज़त देता है? आइन कहता है कि आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से इक़्तिदार मांगो, आप रिहाई मांगो। भाई आपको अगर आपको इस मुल्क के आइन पे एतमाद है, कानून पे एतमाद है, अदालतों से पहले भी सजाएं लोगों के खिलाफ,
आपके मौलाना साहब ने ये तो मौलाना साहब ने ये गवाही दी 25 कि आपकी सारी क़यादत बैठी हुई थी फैज हमीद और जनरल बाजवा के कदमों में, और जब ये नो कॉन्फिडेंस आई है मौलाना साहब ने ये सारी बातें एक्सपोज की हैं। आपकी जो आपका एक गैर जमहूरी रवैया है, जो गैर जमहूरी किरदार है आपका, जो काला किरदार है इस मुल्क की जमहूरियत में, आप लोग तो गमले में ही गवर्नर जलानी के पैदा हुए, तो हमें लगता है जमहूरियत का देने वाले पीएम नवाज के पास तो कम से कम कोई साहब ये जवाब नहीं है हमें जमहूरियत का लेकर दे, अपनी मंजी थले डांग फेरो, अपने गिरबान में ढको। आप जहां से आए हैं अभी वहां पे आप सुने, हौसला रखे सुने जी, आप आइन की बात ना करें, आप हौसला आपको बात ही नहीं ना करें। अप्रैल 22 अप्रैल में जब हमने नो कॉन्फिडेंस ये आईनी हमने अपना वोट से आपको गिराया है, किसी और ताकत से नहीं गिराया। किस डॉक्टर आपका सदर ममलकत बाजवा के पैरों में तब भी बैठा हुआ था, और आपने कहा था कि सारी जिंदगी लिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको बनाना चाहते हैं, हमें इक्तदार ना आप हमें सपोर्ट किया जाए। तो ये आप आइन की बात कर रहे हैं, और आप आइन के अलमबरदार हैं, और आपके वजीर आजम, आपके सदर ममलकत, आपके डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़कर पहले सिविलियन वो लोग हैं जिन्होंने आइन को तोड़ा है, और जिसको आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, और आप फैसला दिया है, आप वो लोग हैं, और आप टीवी पे बैठ के आप हर टीवी पे बैठ के आप अलमबरदार बन के आमरों के गोद में पले हुए शख्स हैं, आप आमरों के गोद में पले हुए हैं, आप इससे जमहूरियत से ताल्लुक नहीं है, आइन से आपको ताल्लुक नहीं है। हमने कुर्बानियां दी आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हमने कुर्बानियां दी है, हमने जेलें बर्दाश्त की। आप तो आज भी वही मांग रहे हैं, आप तो आज भी वही, आप पीटीआई कुछ नहीं है, पीटीआई खत्म शुदा है, खेलदा साहब कोई रोल नहीं रहा है। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, फितना फिसाद है, एक जमात है, वो जो कैद है। पर अपनी राय का इजहार कर दें कि कामरान मुर्तज़ा साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई अगर हमसे आपने बातचीत करनी है और हमें अलायंस में शामिल करना है, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तय हुआ था कि जो फैसला होगा मुश्तरका तौर पर होगा। क्या ये नुकता अब क्लियर हुआ है JUI का या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हाजी गुलाम अली साहब से की तरफ मैं जाता हूं, लेकिन पहले फैसल चौधरी साहब ये बता दें कि एक तो आप बातचीत के हवाले से अपना पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि हम किस तरह से बातचीत चाहते हैं, नहीं चाहते, लेकिन इसहाक डार साहब ने भी एक बात की है। इसहाक डार साहब कहते हैं जी कोई बातचीत आपसे हो ही नहीं सकती क्योंकि आप फितना है। सुनिए जरा इसहाक डार साहब ने क्या कहा। पुराने हकीम में कि फितने से तो डील हो ही नहीं सकती अनलेस आप सरेंडर करें। मैं नहीं कह रहा, ये हमारा मजहब, हमारा ईमान, हमारा दीन कह रहा है, तो हमारी हुकूमत में तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये ऐसी जो स्टोरीज और जो अफवाहें फैलती रहती हैं, वो ये भी था कि किसी मुल्क में नया सदर आएगा तो बस फिर एक हफ्ते की बात है, ऑर्डर होगा तो बस फिर लोग बाहर आजाद होकर कहीं और आ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत किसी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। फितरे से बात नहीं हो सकती, इसहाक डार साहब कहते हैं। ये एक अस्पताल नहीं बना सके पंजाब में जहाँ पे मियाँ साहब इलाज करा सके। मियाँ साहब भाग के लंदन चले जाते हैं। 40 साल ये पंजाब से में हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। सवाए लाहौर के इन्होंने किस शहर को जो है वो दुआम बख्शा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे उसकी वजह है कि उसकी सीटें उतनी हैं जितनी बलूचिस्तान की हैं। GT रोड की पार्टी होती थी किसी ज़माने में, अब तो फॉर्म 47 की पार्टी है ना। अब तो वहाँ पे भी मियाँ साहब दोनों, बड़े मियाँ साहब दोनों सीटें हार गए, ठीक है। और उनके पास मौका था कि अपने जमहूरी क्रेडेंशियल साबित कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उनके में जमहूरियत है ही नहीं, इनकी पार्टी में, इनके ख़ानदानों में जमहूरियत है ही नहीं। मौरूसी पार्टियां हैं, कंपनी है। आज एक की ये अपना खुशामद कर रहे हैं, कल उनके बच्चों की करेंगे, परसों उनके बच्चों के करेंगे। तो ये तो एक सिलसिला इनका चलता रहता है। सर ये बताएं, चले मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मुझे जो कल से बहुत डिस्कशन हो रही है आपके हवाले से भी ज़रा उस पर क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे दें। बड़ा एतराज़ हो रहा है कि आप कैसे कल अडयाला में चले गए, आपका नाम लिस्ट में नहीं था, और क्या आज मैं टीवी पर देख रहा था चल रही थी कि बुशा बीबी ने भी आपसे इंक्वायर किया कि आप कैसे आ गए, आपका तो नाम लिस्ट में नहीं था। हाँ, बुशा बीबी तो उनको पता मुझे कोई नहीं रोक सकता। असल अगर मैं अपनी एंट्री इंश्योर नहीं कर सकता तो मैं अपने क्लाइंट को रिलीफ क्या लेके दूंगा? कैसे इंश्योर किया आपने? फार्मूला बता दें बाकियों को, सामान और बाकी वकीलों में क्या फ़र्क है? जो वो फ़र्क है मेरा और एतजाज साहब का भी वो फ़र्क है। मैं बहुत अच्छा वकील हूँ और मैं बहुत नहीं तो आपकी एंट्री से वजह से नहीं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं।
इसलिए कि कॉम्पिटेंस। सलमान राजा भी अच्छे वकील हैं, वो क्यों नहीं एंटर हो पा रहे? आपको किसने कहा नहीं अच्छे वकील? आई डोंट कंसीडर, मैं वैसे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीबॉडी। होंगे लोग समझते हैं टैक्स के वकील, उनको कुछ पता ही नहीं है। हम तो सारी उम्र मुकदमे ही वो करते रहे जो कोई भी नहीं करता था। अच्छा, हम तो ट्रेंड हॉस्टाइल कोर्ट्स के वकील हैं, हम तो ट्रेंड पॉलिटिकल केसेस लड़ते हैं। सो फार्मूला आप नहीं बताना चाहते कि आप कैसे गए? मैं फार्मूला पागल हूँ, ये मैं अपना बता दूं तो आप सारे वो इस्तेमाल कर लें। फार्मूला मेहनत, फार्मूला है डेडिकेशन, अच्छा। फार्मूला है नेक नीति, और फार्मूला है हासिल न तो करना। आपने सेटिस्फाई कर दिया था बुशरा बीबी को इस हवाले से कि भाई मैं नहीं, बुशरा बीबी का तो वैसे उन्होंने कहा जी आपको तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केड़ा कोई फूफीदा पुत्र अंदर है। ये आपने ऐसे कहा? हाँ ऐसे, मैं ऐसे ही कहता हूँ। मैंने कहा बीबी जो भी आप, बीबी की मुलाकात जो इमरान खान साहब से हर वीक होती है वो भी मैंने करवा के दी है। जो न्यूज़पेपर और टीवी की है वो भी मैंने करवा के दी है। बच्चों से 3 बार बात हुई है, पिछले 2 दफा 3 मैंने करा, 4 दफा बात हुई, 3 दफा मैंने कराई है। ठीक है, जो छोटी छोटी, अच्छा ये बड़ी आपको लगती होंगी छोटी छोटी बातें, जेल के अंदर बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये जो छोटी छोटी है ना, मतलब मैं जब गया तो खान साहब कह रहे थे उनको डंबल चाहिए थे, अच्छा 10 kg के, तो वो मैं दे नहीं रहे थे। मैंने जेल वालों से कहा, मैंने कहा यार मैं सर मैं एक खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खुद भी एडवोकेट जनरल रहा हूँ पंजाब का, सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा हूँ। मेरे अपने ताल्लुकात हैं, मैं अपने, मेरी एक प्रेजेंस है। दूसरा मैं नेटिव हूँ, मैं लोकल आदमी हूँ, मेरी एक यहाँ पे से है, मेरी लोग इज़्ज़त करते हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कभी मैं बदतमीज़ी नहीं करता। और मेरी अपनी भी ज़ाहिर है, जेल के बाहर से लेके अगर आप किसी दिन, आपको तो जाने नहीं देते ना, जिस दिन आपको इजाज़त हो आप मेरे साथ चलिएगा। हाँ, मुझे आप ले जाएं तो इज्जत होगी। एंट्री होगी या नहीं होगी वो अलग बात है। नहीं एंट्री करवाए ना फिर, ये तो है ना। नहीं, वो एंट्री तो अल्लाह करता है। मैंने कल बल्कि जाते हुए खान साहब से कहा, मैंने कहा जी आज का रज़िया सुल्तान मैं हूँ। ये तो ऐसे ही है जैसे मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा था आपका ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है, उन्होंने कहा अल्लाह चला रहा है। नहीं, अल्लाह भी चलाता है। मौलाना फजल रहमान साहब एक ज़ीरक को अक्लमंद आदमी है, इसमें कोई शक की बात है। चले, मैं हाजी साहब ये एक नुक्ता मैं आपसे समझना चाह रहा था, ये बता दीजिए कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब का बुनियादी एतराज़ था कि भाई तय हुआ था कि जो भी हिकमत अमली इख्तियार करनी है सब मिलकर करेंगे, आपने अकेले इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत क्यों शुरू कर दी? आजम सवाती के जरिए, बैरिस्टर सैफ के जरिए, अलीमीन गंडापुर के जरिए, इसमें बड़ा एतराज़ था। अब इसमें वजाहत दी गई है कल इमरान खान साहब की तरफ से कि भाई मैंने किसी से बातचीत करने के लिए नहीं कहा। हाँ, कुछ लोग आए थे, उन्होंने इजाजत मांगी कि हम कुछ राब्ते कर सकते हैं, तो मैंने इजाजत दी है। तो ये सेटिस्फाई हो गई है JUI इस पॉइंट पर या नहीं अभी? देखिए, सियासी जमातों का आपस में मिल बैठना या किसी इशू पे एक होना या इत्तेहाद होना या किसी वन पर्ट एजेंडे के लिए जदोजहद करना मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, ये हमेशा से हो रहे हैं। इसी में इस तरह ये छोटे बड़े मसाइल आते कि ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, बन जाते हैं। लेकिन देखो कि हम एक हकीकत, मेरी ज़ाती राय है कि PTI जो है, इसमें शक नहीं है कि आजकल के दौर में इनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी ज़्यादा है और कौम का इत्मीनान भी इन पे है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मसलन इस सूबे में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या हम है या ये है, बाकी सियासी जमातें जो हैं ठीक है अपनी सियासत करेगा। असल बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस मुल्क की सियासी जमातों की कमजोरी या जो कुछ भी है, लेकिन स्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। और अगर PTI स्टेब्लिशमेंट से बात करती है और आपस में सियासी जमातों के सामने टेबल पर ये बात कर ले कि अगर हम ये बात करते हैं और एक कमेटी बन जाए जिससे सियासी जमातों का PTI का जो मौक़िफ़ है मुल्क के लिए, उनको आगाह करके उनसे बात की जाए। देखिए, बंदे तो पहले दिन कहा था कि सियासी बंदे जो है, सियासी लीडर, ये जेल के लिए नहीं होते, ये मुल्क के हुकूम की खिदमत के लिए। सही है, बिल्कुल ठीक। सर, मैं आखिर में ये बता दीजिए खेलदार साहब कि ये मसला सारा हल कैसे होगा? आप PTI को एक सियासी जमात ही नहीं मानते, आप कहते हैं तितर बितर पार्टी है, ये ख़त्म हो गई है और आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, अपनी हुकूमत को देख रहे हैं। क्या ये जो क्यास सा है पूरा मुल्क में, PTI क्या जो है वो जाहिर है इमरान खान साहब अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये मसला हल होगा कैसे आखिर? देखें, इसके अंदर फितना है, जेल में कैद एक फसाद है,
जेल में कैद वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, जिसको पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं होती। इनको जो भी रिलीफ मिलना है वो पाकिस्तान की अदालतों से मिलना है, अपना केस जाके वहां लड़े, ठीक है, बेगुनाही साबित करें। वो 9 मई के केसेस हो, वो बाकी केसेस हो। एक अलायंस आपके खिलाफ बनने जा रहा है। 19-20 को मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ है, उसमें उन्होंने फैसला करना है पीटीआई के साथ। आप बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये अलायंस तो नहीं बन सकता, तो अब ये अलायंस बन रहा है या नहीं बन रहा? मौलाना फजल रहमान एक जीरत सियासतदान है, वो कभी ये बात नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट आके मुझे इक़्तिदार पे बिठा दे। वो उसूलों की सियासत करते हैं, वो नजरिए की सियासत करते हैं। ये लोग ना नजरिए की सियासत करते हैं, ना उसूलों की सियासत करते हैं। ये इक़्तिदार चाहते हैं गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से। तो मौलाना फजल रहमान साहब का और इनका मिलना मुझे तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर नहीं नजर आता। अगर से कल मौलाना फजल रहमान साहब क़यादत में कोई भी सियासी फैसला करते हैं, ये मुल्क में जमहूरियत है, उसको आज़ादी। हमें ये भी यकीन है कि मौलाना फजल रहमान साहब वो सियासतदान है जो अगर एहतजाज भी करता है एक गमला नहीं तोड़ता है, और वो डिसिप्लिन पार्टी है। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, फैसल जोशी साहब, खेलताज कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।